फवाद चौधरी साहब, जो ये सारी गिरफ्तारियां हैं, SOPs हैं, ठीक है कि आपकी हुकूमत की कह रही है कि कोविड-19 के SOPs की चूँकि खिलाफ वर्जी है, पंजाब इन्फेक्शस जो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्डर है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए खिलाफ वर्जी की वजह से ये पर्चे कट रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपोजिशन यही समझती है, अपोजिशन के सपोर्टर्स जो मीडिया में हैं वो भी यही समझते हैं कि आपकी हुकूमत अननर्व हो गई है लाहौर के जलसे के तस्वर से। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें गलतियां तो कई हमारी हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, क्योंकि अगर हमारी गलतियां ना होती तो इस मुल्क के ऊपर ये वक्त आना कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मरियम नवाज जो हैं वो ये क्लेम करें कि वो अवामी लीडर हैं, इससे बढ़कर मैं समझता हूँ बुरा वक्त किसी कौम के ऊपर क्या आएगा। और इससे बढ़कर एक डिस्क्रेडिट की जो एक पॉलिटिक्स में कौम की गलतियां हैं या तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं? ये हमारी गलतियां हैं, तहरीक इंसाफ की गलतियां, कोई शुबा ही नहीं है उसमें। कि देखिए, अगर ये लोग जो लीडरशिप जो इस वक्त सामने आई है, इससे ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मीडियोकर लीडरशिप, इससे ज़्यादा करप्ट लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये लोग जो हैं ये खड़े होकर के चैलेंज कर रहे हैं, और ये इसके ऊपर ये बात दुरुस्त है कि जलसे इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन सब लोगों का इकट्ठा होना और इस वक्त एक सियासी हंगामा खेजी पैदा करने में कामयाब होना, मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ी बदकिस्मती है कौम की भी, और हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी तो आप फिर क्या ये एडमिट कर रहे हैं कि इन गलतियों की वजह से अब आपकी पार्टी हुक्मरान जमात अंडर प्रेशर है? आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अंडर प्रेशर आ गए हैं इनके जलसों के नतीजे में? मैं ये समझता हूं कि अंडर प्रेशर आने का तो जवाब पैदा ही नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कुछ इस वक्त सियासी हंगामा खेजी है ये भी नहीं पैदा होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि जो हमने अभी तक जो हमने अपनी जो एक समझिए कि जो सियासत की है PTI ने, उसमें बड़ी खामियां और कोताहियां रही हैं। अदरवाइज ये जो लोग हैं ये तो जो है वो सियासत के डस्टबिन के काबिल भी नहीं है। इनकी क्या हैसियत है कि ये 2.5 साल के बाद उठ के कहें और चैलेंज करें इमरान खान को और PTI को, और हमें बताएं आकर के, पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की ये जुर्रत करें कि आप लोगों को बड़ी भूख का सामना है, अफलास का सामना है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। यानी इनको ये जुर्रत हो कि ये आकर के ये बात करे, और मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है और इसमें यकीनन हमारी बड़ी खामियां और कोताहियां मौजूद हैं। वरना ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चले ये बात तो हो गई, ये तो चले बात हो गई, ये तो एक फिलोसॉफिकल बात हो गई ना कि खामियां है। लेकिन अभी जो जलसा है 13 का, ये कितना बड़ा चैलेंज अब आपकी हुकूमत इसको अपने लिए समझती? देखिए, अब ये बात, पहली बात तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें हमारी बड़ी खामियां शामिल हैं, हमारी बड़ी कोताहियां शामिल हैं कि ये वक्त आया है। अब दूसरा हिस्सा है कि क्या ये जो तहरीक है इसके नतीजे में जो है वो कोई गवर्नमेंट को ऊपर वो प्रेशर आएगा, या इससे के नतीजे में एक इंस्टेबिलिटी आएगी? 100% आएगी, और 100% आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके सामने, इस गवर्नमेंट में तो अब डबल चैलेंज है। एक तरफ चैलेंज ये है कि कोरोना फैलता है, और अगर आप जलसे नहीं रोकेंगे, जो नहीं रुके, और उसकी वजह से आपने देखा कि मुल्तान में, बहावलपुर में, गुजरांवाला में और पेशावर में, और जहाँ जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे कोरोना जो है वो 2.5% से बढ़ करके 7% के ऊपर इस वक्त रेट पहुँच गया है। हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो तेज़ी से भर रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनको ख़तरा लाहक है। और अगर आप इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करें, जैसा कि मुल्तान में हुआ, तो उसके नतीजे में एक बहुत ज़्यादा आपका ये बुरी स्क्रीन जाती है। लोग समझते हैं कि आप जलसे जुलूस रोक रहे हैं, आप जमहूरी हक ख़त्म कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो आप एक कैच 22 की पोजीशन में आते हैं, जिसमें कि आपका जो आप रोके तो भी आप बुरे लगेंगे, नहीं रोकेंगे तो इंसानी ज़िंदगियों को खतरा लाहक हो जाता है। और तीसरा जो फिर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि इसके नतीजे में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आती है, पहले ही आप कोविड से
आप इकोनॉमी, आप बड़े फैसले जो हैं आप करते हैं, नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही होती है। कोविड की वजह से आपका हालात जो है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। पाकिस्तान में हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर रह गए, बट यकीनन यहाँ पर भी दबाव है। और जब इस तरह की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो, ये बहुत दिलचस्प, ये सब कुछ आप बहुत दिलचस्प कह रहे हैं, ये सब कुछ आप बहुत दिलचस्प कह रहे हैं। ये आप बड़ा अपनी पार्टी की एक आम लीडरान से हट के बड़ी सुलझी हुई और गहरी आप बात कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले इस पे शाजिया मरी का रिस्पांस लेना चाहता हूँ। शाजिया, यहाँ तो आपको फवाद चौधरी की स्टेटमेंट में एक मुदब्बराना अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है कि जिस किस्म का इस वक्त एक सियासी हैजान है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसी फीलिंग है कि कोई एक डायलॉग हो जाना चाहिए हुकूमत के साथ कुछ बुनियादी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है एनआरओ करप्शन वगैरह पे बात नहीं करना चाहती नैब के हवाले से, तो आपकी पार्टी पे भी कोई फीलिंग है जो फवाद चौधरी के अंदर फीलिंग नज़र आ रही? डॉक्टर साहब, मुझे चौधरी साहब की बात में कोई भी मुदब्बिराना सलाहियत या सोच नज़र तो नहीं आई। अलबत्ता मेरी उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ या दुश्मनी नहीं है। ये सुना था कि हुकूमत के लोग सोचने और समझने की जो ताकत है वो खो बैठते हैं, और आज उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया, और ये भी जाहिर हो गया कि मौजूदा नाअहल हुकूमत बौखलाहट का इस कदर शिकार है कि अपने सामने खड़ी अपोजिशन, जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको डस्टबिन और मीडियोकर कह रही है। मीडियोकर अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो हमारी बदकिस्मती इस वक्त पाकिस्तान की ये है कि एक जोकर मुसल्लत हो गया है सिलेक्टेड वजीर आजम की शक्ल में, जो ये एहसास तक नहीं रखता कि केपी की हुकूमत जिसके तो नतीजे वही कर रही है कि वो आपको मीडियोकर कह रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को जोकर कह रही हैं। मेरी बात सुन ले, जोकर मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जहां 6 से 7 लोग सिर्फ इसलिए जान से हाथ धो बैठे, वो पाकिस्तान के एक इलाके की तस्वीरें लगा के उसकी खूबसूरती बयान करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे इलाके की तस्वीरें लगा के खूबसूरती बयान करते हैं, फिर आपको और मुझे कहते हैं कि आप फलाना ड्रामा देखें, और चंद माह बाद कहते हैं अब आप ये ड्रामा देखें। तो मैं इस आदमी को जोकर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? आपको हम मीडियोकर लगेंगे ना, क्योंकि आप एक जोकर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हर आदमी डस्टबिन लगेगा, क्योंकि आपने अपना मयार इस कदर गिरा दिया है कि इस शख्स को अपना लीडर आप मान रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, वक्फे से पहले आपके जो कमेंट्स थे उसमें ऐसा लगता था कि आपको एहसास है कि जो सूरत हाल अपोजिशन के मुजाहिरों की वजह से पैदा हो रही है, वो एक तरफ तो पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह है बिकॉज कोविड-19 के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरी तरफ जो मुल्क का कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है पॉलिटिकल प्रेशर में, और तीसरी तरफ एक मंजरनामा ऐसा लगता है जैसे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि पैदा भी हो रही है, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई नेगोशिएशन होनी चाहिए, जैसे फ़हाद हुसैन साहब कहते हैं, जैसे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने लिखा है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग वगैरह होना चाहिए। लेकिन शाजिया मरी, बहरहाल आपकी जो अप्रोच है उससे कोई बहुत मुत्तफिक नज़र नहीं आती, क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, वो तो ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल जो है वो एक स्टेटमेंट्स है, वही उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने कोई बातें करनी होती हैं, वो बातें करती रहेंगे, उसकी अहमियत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है कि जो मुल्क हैं वो इस तरह से नहीं चलते हैं। आपको जो भी डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें कोई रूल ऑफ द गेम आपको तय करने पड़ते हैं, और मैं 100% फहाद हुसैन बात करते हैं या जो भी बात करता है, मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ, और मेरे ख्याल में यही एक रास्ता है। और अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर तो हम कोई वाइकिंग्स के दौर में तो जिंदा नहीं है, ना ही हम कोई जो है वो बादशाहों के दौर में है जहाँ पे एक दूसरे की गर्दनें काटनी है इक़्तिदार में आने के लिए। जाहिर है कि हम इंसान जो है वो बड़ी तरक्की कर गया है, और हम अपने जो मामलात हैं, हमारी जो एक हमारा हुकूमत के मामलात हैं, वो हम लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम अपोजिशन से हर इशू पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम नैब के कानून के हवाले से, करप्शन के हवाले से, या सो कॉल्ड NRO के हवाले से बात नहीं करना चाहते, इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से और बहुत सी चीज़ों पर बात करने के हम अपोजिशन के साथ तैयार हैं, कि तो उन्होंने कल भी कहा, आज भी कहा। देखिए, यही बुनियादी मसला ही जो है अपोजिशन का ये है। इनके टोटल जो 8 केस हैं, ये जो उन केसेस के लिए ये तमाम जो ड्रामा है वो रचा रहे हैं। मसला ये है ना, देखिए, अगर अपोजिशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी है तो जाहिर है कि वो आए बैठे,
हमें बताएं। और हमने तो लॉ पेश किया है, आगे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, हम कह रहे हैं हुकूमत में होते हुए हम कह रहे हैं आइए उसकी वोट को ओपन कर दें ताकि कोई धांधली का मामला ना रहे। हम कह रहे हैं कि बाकी बैठ कर के बात करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होने हैं, बाकी मामलात में हम बैठते हैं, बात करते हैं। और फिर अपोजिशन कह रही है कि नहीं हम अपने केस से, फिर मैंने जो इंडिविजुअल मुलाकातें होती हैं कभी लीडरशिप से, अपोजिशन की लीडरशिप से भी, उनको मैंने तो हमेशा ये बात कही है कि अगर आपने बातचीत शुरू भी करनी है तो उन बातों से शुरू होगी ना जहां पे इख्तलाफ कम है और जहां पर हमारा अल्टीमेटली एक कंसेंसस पे पहुंचने का, इत्तेफाक राय पे आने का इम्कान ज्यादा है, तो बातचीत तो वहां से शुरू करेंगे। आप सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर तो बातचीत शुरू नहीं करते, आप उससे शुरू करते हैं जिसपे थोड़ा इत्तेफाक राय का इम्कान हो। लेकिन अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि जब उनके जो केसेस हैं, फ्रेंकली जो इस वक्त नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के और जो जरदारी साहब का अपना केस और जो शहबाज शरीफ का केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। पहले तो ये होता था ना, सैफ उर रहमान के दौर में तो ये होता था कि किसी बंदे को पकड़ा, उसको मार कूट लिया, उसने बयान दे दिया तो आपने कहा ये तो पॉलिटिकल केस है। यहाँ पर जो एविडेंस है वो कोई एविडेंस, किसी ओरल एविडेंस पे तो केस ही नहीं है, एक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर केसेस है, कहाँ से पैसे निकले, किधर गए, कैसे गए। अब वो केसेस के ऊपर जो है इमरान खान वो रिलीफ इसलिए नहीं दे सकते कि देखिए इमरान खान का जो राइज है और पीटीआई का जो राइज है वो एज एन एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर है। अगर आप ये हम करेंगे कि वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे तो वो तो पूरी पार्टी बैठ जाएगी।